में एक बात और कर रहा हूँ, ये लास्ट बात है उनके लिए कि आवाम रो रही है, वो जानती है कि टीपू सुल्तान को भी हराने में एक मुस्लिम गद्दार का ही हाथ था और इम्तियाज जलील साहब को भी हराने में समाजवादी के गफ्फार कादरी का हाथ है। ये बात जो है ये सोशल मीडिया पर लिखी गई है, वो मैंने कॉट की है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आगे हम चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन मैं सर से जानने की कोशिश करूंगा, सर ओवरऑल कितने मुस्लिम जो थे कैंडिडेट थे और अभी तक कितनों की अपडेट आ चुकी है कि इतने मुस्लिम कैंडिडेट जीत चुके हैं और इतने सारे जो मुस्लिम एक ही सीट पर 28 इनके खिलाफ लड़ जाते हैं, तो अदर पार्टी ने क्यों और मुस्लिम को जो है वो टिकट नहीं दिया था? क़यादत क्यों पसंद नहीं करते मुसलमानों की? देखिए, इस मरतबा उम्मीद थी कि कम से कम 30 मुसलमान महाराष्ट्र में जीतेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 11 या 12 मुसलमान ही अभी तक जीत सके हैं। और बुनियादी वजह यह है कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जहां से उनको मिलना चाहिए था। अजीत पवार ने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन उनकी पार्टी से कई दिग्गज मुसलमान हार गए क्योंकि उनके ऊपर अटैक था एनडीए का, बीजेपी का साथ होने का। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया कि बीजेपी के साथ इनको वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट करना, इनको वोट मत दो। मुसलमानों की मेजोरिटी सीट थी वहां पर, तो इस वजह से भी मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो गई। कांग्रेस ने सिर्फ 9 को टिकट दिया था, शरद पवार ने सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया था, दोनों के दोनों तकरीबन हार गए। और शिवसेना ने सिर्फ 1 को दिया था, उनको जीत मिली। कांग्रेस ने 9 को टिकट दिया था, लेकिन उन जगहों से दिया था जहां मुसलमानों का वोट ज्यादा नहीं, जहां मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था, जहां मुसलमानों का वोट मेजोरिटी में है, उन सीटों पर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। जैसे अमरावती में मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था, वहां कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। बांद्रा ईस्ट की सीट से एक मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए था, वहां से ज़ीशान सिद्दीकी को टिकट नहीं मिला। इसी तरह की जो ये बायकल्ला की सीट है, वहां से एक मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए था, वहां से नहीं मिला। मुमरा कलवा से एक मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए था, वहां से नहीं मिला। तो इस तरह की 8-10 सीटें हैं जहां से मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था, मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। तो ऐसे भी मुसलमान उन सीटों पर अपने मुसलमानों को नहीं जिता सके। और जिन सीटों पर दूसरी पार्टियों से मुसलमान थे, तो आम वोटर्स जो मुसलमान है उसके जहन में एक बात है कि हमें इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट करना है, उसके अलावा जो भी है उनकी जीत का मतलब बीजेपी को वोट करना है या बीजेपी की जीत होगी। तो मुसलमान उसको वोट नहीं करता, तो जिसकी वजह से वंचित बहुजन अघाड़ी से जो मुसलमान उम्मीदवार थे, या आज़ाद समाज पार्टी से जो मुसलमान उम्मीदवार थे, या खुद एमआईएम से जो मुसलमान उम्मीदवार थे, या अजीत पवार की पार्टी से जो मुसलमान उम्मीदवार थे, या इंडिपेंडेंट जो मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे, ये सब चुनाव हार गए, नहीं जीत सके। और इसी वजह से मुस्लिम एमएलए की तादाद महाराष्ट्र में एक मरतबा फिर कम हो गई है। और मैं चाहूंगा कि आपने जो लिस्ट तैयार की कि कितने मुसलमानों को अब तक जीत मिली है, तो अब वो बताएं हमारे नाज़रीन को। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि साजिद खान पठान अकोला वेस्ट कांग्रेस से जीते हैं, अमीन पटेल मुंबा देवी कांग्रेस से जीते हैं, दूसरे मुस्लिम विनर एमएलए सना मलिक अनुशक्ति नगर से जीती हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी मालेगांव सेंटर से जीते हैं, अबू आजमी शिवाजी नगर से जीते हैं, रईस शेख भिवंडी ईस्ट से जीते हैं, असलम शेख मलाड वेस्ट से जीते हैं, हारून खान वारसोवा से जीते हैं, अब्दुल सत्तार सिलोट से जीते हैं और मशरफ हसन जो है वो कागल से जीते हैं। तो ये चर्चा चल रही है और चर्चा के बीच में आपको बता दूं कि संजय राउत, जिन्होंने सुबह आते ही ईवीएम को टारगेट कर दिया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने शाम में क्या किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया वो मैं आपको बताता हूं। लगातार टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस देश में पेपर लीक हो जाता है उस देश में हम कैसे यकीन कर लें कि ईवीएम पर कैसे भरोसा किया जाएगा। वो भी यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है, जैसा कि संजय रावत ने कहा था कि ये चुनाव जो है वो रद्द करा देना चाहिए और ये महाराष्ट्र की जो आवाम है वो बेईमान नहीं हो सकती है। तो सर ईवीएम को लेकर लगातार जब बात होती है, इस तरह की लीडरशिप है, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो 3500 किलोमीटर का सफर कर लेते हैं, लेकिन जब ईवीएम की बात आती है तो बाहर निकल के नहीं आते। पवन खेड़ा है वो भी बाहर निकल के नहीं आते, वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे, वापस आके फिर वही बात होगी कि लेटर लिख देंगे इलेक्शन कमीशन को। और जब यही बात महमूद पराचा से की जाती है जो इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है, तो चोर को चिट्ठी लिख के क्या फायदा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें कहीं भी ऐसा मामला है? क्योंकि झारखंड का चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप ईवीएम को वहां क्यों नहीं लाते हैं? अगर बीजेपी का यही एक सिस्टम है कि वो ये चाहते हैं कि जब झारखंड इनको जिता दो, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है 288 सीटों को खुद जीत हासिल कर लो, और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है। बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़के 133 सीटों पर लीड बनाकर है, जिसमें से उनके 70 जो लोग हैं वो फाइनल हो चुके हैं और अभी कुछ लोगों का फाइनलाइज होना बाकी है। क्या कहना चाहेंगे सर ईवीएम को लेकर? देखिए, ईवीएम पर जो सियासत हो रही है, बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है, जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो कभी इसका कोई भी तस्करा नहीं करती है। और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में जहां जहां कांग्रेस हारती है ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है, जीत जाती है तो वो फिर चुपचाप रहती है। अब इसी मर्तबा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत हो गई तो ईवीएम की कोई बात नहीं आई, हरियाणा में हार हो गई तो ईवीएम की बात इन लोगों ने की,
कि ईवीएम के जरिए चुनावी नतीजे को उलटफेर किया गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, इसमें कांग्रेस की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत अपोजिशन पार्टी बन गई। अपोजिशन पार्टी का स्टेटस और दर्जा कांग्रेस को मिल गया। 99 या 100 सीटों पर इनको कामयाबी मिली। बीजेपी 400 का नारा लगा रही थी, लेकिन 240 पर आ गई, तो कांग्रेस ने जश्न मनाया। इसको एक्चुअल रिजल्ट उसने करार दिया, उसने कहा कि सही रिजल्ट आया है। महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस बहुत खुश थी, और आज जब उसी महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार हो रही है, और हार इतनी बुरी हुई है कि सिर्फ 16 या 17 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। शिवसेना जो छोटी पार्टी है उससे छोटी पार्टी बन गई है कांग्रेस, और बीजेपी 130 सीटों पर तनहा जीत रही है। तो अब कांग्रेस ईवीएम की बात कर रही है या इसको कह रही है कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, बीजेपी ने जानबूझकर इस तरह का रिजल्ट लाया है। लेकिन ईवीएम को लेकर के अभी भी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जयराम रमेश और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे, जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आप हर चुनाव के रिजल्ट के बाद यही कहते हैं कि ये एक्चुअल मैंडेट नहीं है बल्कि फ्रैक्चर मैंडेट है, और अवामी राय को बदला गया है, ईवीएम में हेरी फेरी की गई है, तो फिर आप इसके खिलाफ कोई अमली कदम क्यों नहीं उठाते, इसका बाकायदा बायकॉट क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों चुनाव का पार्ट बनते हैं? तो पवन खेरा का सिंपल सा जवाब था, आपका सजेशन अच्छा है और इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, हम बीजेपी जैसी पार्टी नहीं। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। और इस मौका पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। राहुल गांधी जब जीत जाते हैं या कोई ऐसी कामयाबी मिलती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप जब आपकी हार हुई है तो खुद राहुल गांधी आकर के क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सदर है, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? जब इनकी जीत होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वाहवाही लूटते हैं, मुबारकबाद हासिल करते हैं। इनके जो वर्कर्स है कांग्रेस हेडक्वार्टर में जाकर के जश्न मनाते हैं। और आज हार हो रही है तो आपने अपने मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा को और जयराम रमेश को बैठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। राहुल गांधी क्यों हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे? प्रियंका गांधी क्यों नहीं सामने आ रही? मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों कांग्रेस जिम्मेदारी नहीं ले रही है? तो ये जो पूरी हार है इसके लिए खुद जिम्मेदार कांग्रेस और इसके लोग हैं, दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सर, एक जीत प्रियंका गांधी की हो जाती है वायनाड में, प्रचंड जीत है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हंसी आ रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं भी उनको महाराष्ट्र की जो ये हार है इसका अफसोस नहीं है। इसकी मैं आपको एक वजह बताऊं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 103 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी है, परफॉर्मेंस बहुत भद्दी है। उसके अलावा अगर शिवसेना की बात करें, ठाकरे साहब की जो पार्टी है वो 89 सीट पे चुनाव लड़ी है, उनकी भी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है, क्योंकि 53-54 सीटों पर वो अभी भी चल रहा है, कुछ जीते हैं, अभी तक कुछ का फाइनल नहीं हुआ है। एनसीपी जो इनके गठबंधन में थी वो 87 सीटों पर चुनाव लड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस भी वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। अदर्स को इन्होंने 6 सीटें दी थी। बीजेपी टोटल सीटें जो थी वो 148 लेके अपने दमखम पे चुनाव लड़ रही थी, और उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि वो 133 पर जो है वो अभी भी लीड कर रहे हैं, जिसमें 70-80 जो उनके कैंडिडेट है उनका फाइनल हो गया है। उसके अलावा उनका शिवसेना जो शिंदे ग्रुप था उसने 80 सीटें मांगी थी, तो उन 80 सीटों पर उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, वो भी 55 के आसपास कहीं घूम रहे हैं। इसके बाद उनके पास जो एनसीपी का साथ था, जो अजीत पवार वाली पार्टी है, जो 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसका भी जो है ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा है। और इसके बाद जो उनके सहयोगी दल थे उन्होंने 5 सीटें ली थी, तो कहीं ना कहीं उनको अब अगर मगर वाली स्थिति तो है नहीं उनके साथ। लेकिन अब ये तीनों गुट जो है बैठकर मंथन तो होगा, क्योंकि बीजेपी की अगर पहली पसंद मानी जाए तो फडणवीस रहेंगे या एकनाथ शिंदे रहेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। सर ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और बहुत सारी चीजें दिखी इस दौरान हम लाइव नहीं कर रहे थे। तो सर क्या पहली पसंद होनी चाहिए महाराष्ट्र के लिए? कौन जो है वो सीएम बन सकता है, किसको सीएम का सेहरा सजा देना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा इसका फैसला बीजेपी ही करेगी, क्योंकि इसके अलावा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एकनाथ शिंदे को भी इस बात के एहसास है और अजित पवार को भी, उनकी पार्टी को जो जीत मिली है, एकनाथ शिंदे को 50 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है, अजित पवार को भी 40 के अराउंड सीटों पर जीत मिली है, 41 सीटों पर जीत मिली है, और एकनाथ शिंदे को 37 सीटों पर जो जीत मिल रही है, तो भी बीजेपी की वजह से, क्योंकि बीजेपी के बगैर इनका भी कोई वजूद अब नहीं बन जाता है। तो मतलब साफ है कि सीएम का फैसला खुद बीजेपी करेगी। संजय राउत ने भी कहा कि दिल्ली से फैसला होगा, एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनेंगे। पिछली बार भी एकनाथ शिंदे सीएम बनने वाले नहीं थे, मजबूरी में बीजेपी ने बना दिया, क्योंकि शिवसेना को इन्होंने छोड़ा था, एकनाथ शिंदे उधर से इधर आए थे, तो शिव सैनिक का या वोटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि ये ना हो कि इनका अपमान किया गया है, फैसला सारा फडणवीस ही कर रहे थे महाराष्ट्र में। उस दौरान अगर आपका जाना हुआ होगा तो मैंने देखा और लोगों ने देखा कि जो भी पोस्टर्स लगा हुआ था, जो भी ऐलान आ रहा था, तो फडणवीस की जो तस्वीर है बड़ी होती थी और एकनाथ शिंदे की तस्वीरें छोटी होती थी। मतलब ऐसा कहीं नहीं होता कि एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर है, दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो
चीफ मिनिस्टर की हर तस्वीर के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर आए, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के बराबर हो, कई जगह बड़ी तस्वीर हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर जो है उसकी तस्वीर छोटी हो। तो फैसले सारे फडणवीस को होते थे, बीजेपी को होते थे, एकनाथ शिंदे का एक चेहरा था। लेकिन इस मर्तबा बीजेपी एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाली है, लेकिन यह भी यकीनी नहीं है कि फडणवीस को ही सीएम बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के 3-4 नेता हैं महाराष्ट्र में जो बड़े मजबूत हैं और बीजेपी हर मर्तबा नए चेहरों को भी ट्राई करती है। 2014 में फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, 19 तक वो कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर थे। बीच में फडणवीस ने सरकार बनाई, फिर सरकार गिराई, और ये जो 5 साल यानी 19 से 24 का था महाराष्ट्र में, कब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और कब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। इधर से उधर जा रहे थे। उद्धव ठाकरे जैसे लीडर को कांग्रेस के साथ आना पड़ा अपनी सरकार बनाने के लिए। तो ये 5 साल महाराष्ट्र के लिए बहुत डिस्टर्ब था। अब देखना ये है कि इस मर्तबा बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिल गई है, क्योंकि पिछली मर्तबा बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं थी और बीजेपी इस सिचुएशन में थी कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ अलायंस का, तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर के सरकार बना ली थी। बीजेपी अकेले हो पड़ गई थी, कारण बीजेपी ने इस बीच शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, और खुद बीजेपी अकेली इतनी सीट ले आई है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए ज्यादा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजीत पवार अगर छोड़ भी देते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी ने इस मर्तबा नए एतबार से गेम खेला, नई प्लानिंग की और बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल कर ली है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।